हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या ग्रुपिंग ऑफ सेल को लेकर के। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और ग्रुपिंग ऑफ सेल में यानी सेम ही चीज़ है। इसमें तीन पार्ट्स आता है। पहला जो है, सबसे पहले जो ग्रुपिंग करते हैं इन सीरीज में, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड वन मिक्स्ड ग्रुपिंग यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये तीनों जो है, जो खासकर रेफरेंस 12th में है, और जैसे तीनों का जो सीरीज पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग है, इसको प्रूफ आपके 12th में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। और लास्ट में जो है, जो इसका जो मैकेनिज्म आएगा, जो फार्मूला से रिलेटेड, उससे अक्सर जेई और नीट एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें करेंगे, उसके बाद एक एक करके तीनों को डिराइव करेंगे फिर। तो आइए कॉपी पेन निकाल लीजिए। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए, इसमें एक्चुअली ये ईएमएफ की बात हो रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हर एक सेल का अपना एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। उस लेट सपोज कीजिए कुछ एन नंबर ऑफ सेल ले लेते हैं जिसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो आइए छोटा छोटा लेक्चर रहेगा, उसको इसमें कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से पहले का लेट सपोज कीजिए यहाँ पे E1, अच्छा E1 E2 सबका ही जो है ईएमएफ हम सेम लेकर के चलेंगे, ई। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस जो है R हो गया, इसका भी R और इसका भी R। ठीक है, हर एक सेल के लिए जो है देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस R हो रहा है, और यहाँ पे E जो है पूरे कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग इक्विवेलेंट ईएमएफ E हो गया। करेंट्स का फ्लोमेंट्स कुछ इस तरीके से हो रहा है, I, यहाँ पे भी I हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ ईएमएफ लिए जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, और उसको जो है सीरीज में कॉम्बिनेशन किए जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होने वाला है, E है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में लिख भी लेते हैं। लेट n number of cells which having equal EMF क्या ले लिए E। ठीक है, अच्छा देखिए E n नंबर्स लिए जिसका इक्विवेलेंट EMF E है, और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r, यानी कि जितना भी इस सारे बैटरी का जो सेल हम लिए हैं उस सब का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r हो गया। करेक्ट है, और इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r है, और लेट सपोज कीजिए इसमें क्या करते हैं, साथ में एक और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी जोड़ते हैं। जो वायर या जो सर्किट का रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, उसको मान लेते हैं कैपिटल R। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R हो गया। ये कुछ अभी सारे इंटरनल रेसिस्टेंस ये मैं कुछ सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ये सारे पॉइंट्स को जो है इसमें मेंशंस करना आवश्यक है, प्रूफ से पहले मेंशंस किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि अब जब इस सर्किट में जो ये करंट दौड़ रहा है, ये पूरे सर्किट में, तो आपको एक सेल ईएमएफ जहां पे पढ़ाए होंगे और टर्मिनल वोल्टेज पिछले लेक्चर में जाकर देखिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। वहां पे इस पूरे सर्किट में इंटरनल और एक्सटर्नल और ई के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है, करंट्स का जो वैल्यू होता है, वो होता है, जैसे यहां लिख देते हैं, वी नो दैट करंट इन दिस सर्किट, इसमें इन दिस सर्किट I इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R होता है। ये होता है फॉर्मूला, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और एक चीज ध्यान रखना है, इसमें n नंबर ऑफ E जब दिए हैं तो यहाँ पे जो E का जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, E इक्विवेलेंट।
ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल आर के जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे, आर इक्विवेलेंट। ये यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है कि ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे रखना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लिए। अब इक्विवेलेंट ईएमएस इस सर्किट का निकालते हैं, एज वेल एज इंटरनल रेसिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट निकालेंगे, और सारे जो भी आपका जो वैल्यू निकल के आएगा उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट ईएमएफ, एक मिनट है, इक्विवेलेंट ईएमएफ करेक्ट है। इक्विवेलेंट ईएमएफ इट मीन टू से दैट यहाँ पे सारे सीरीज में है तो सबका इक्विवेलेंट हम किस तरीके से लेंगे, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई प्लस ई। अब ये करते करते आपका डॉट डॉट जाते जाते जो है ये एन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, इसमें जस्ट हम 3 इक्विवेलेंट जो सेल का दिखाए हैं, बस इस तरीके से एन नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो उस सबको जो है कहाँ तक हम जोड़ दे, एन नंबर ऑफ सेल तक जोड़ देते हैं, जो कि एन मान लेते हैं, करेक्ट है। तो अब देखिए ये जब सारे इक्विवेलेंट को जैसे ही इसमें से लेट सपोज ई अगर कॉमन भी लेते हैं इस पूरे वैल्यू में से, तो इस सबका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो होगा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ई इक्विवेलेंट ऑफ ऑल सेल, यानी ये हमारा हो गया ई इक्विवेलेंट का वैल्यू, करेक्ट है। उसी तरीके से इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस लेते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो लीजिए आर इक्विवेलेंट यहां से निकालना है, सारे ही सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस डॉट 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 RN तक चला जाएगा। यानी कि जो है अब ये सारे इक्विवेलेंट का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू स्मॉल आर ही है, तो यहाँ पे 1 2 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम कहाँ तक पहुँचेंगे, N तक पहुँच जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से आर इक्विवेलेंट यदि निकालेंगे तो इस सारे का समेशन जो होता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू आर, यानी आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू निकल के आया वो आया एन इंटू आर के बराबर। तो इस फॉर्मूला में ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट चाहिए था, और आर कैपिटल आर जो है ये हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, जो कि अब ये तीनों वैल्यू को इसमें हम पुट करते हैं, और आई का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइनल इस सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग जो भी रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो आइए देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं सर कि द वैल्यू ऑफ ई इक्विवेलेंट एंड ई इक्विवेलेंट कॉमा आर इक्विवेलेंट, ई एंड कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में रखते हैं, इस वाले इक्वेशन में। नाउ द वैल्यू द फॉर्मूला बिकम्स आई इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट इज क्या निकला है यहाँ पे एन ई, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं स्मॉल एन इंटू ई डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट एन आर, तो एन आर प्लस कैपिटल आर विच इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो ये यहाँ से हम लोग का आई का वैल्यू इस सर्किट में जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ से आई का वैल्यू आपको निकल के आ गया एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। तो इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, ये फॉर्मूला के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे एक और पॉइंट जो हम अभी जस्ट बताए थे कि लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसका कुछ केस बेस स्टडी आपको बता देंगे, जो कि जेई नीट में वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में तो यहाँ तक आपको प्रूफ पूछ लिया जाएगा। अब लेट सपोज कीजिए सुन, यहाँ पे ध्यान देना है कि एन आर प्लस आर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें फर्स्ट केस अगर हम लोग देखें इससे, तो हम ये सोच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि आर का जो वैल्यू है या कैपिटल आर का जो वैल्यू है, कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो लेस देन स्मॉल आर हो जाए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल आर जो है लेस देन एन आर हो जाए,
एक ही बात है सुन, बस यहाँ पे एक आर लिए और यहाँ पे एन आर कहने का मतलब इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। तो एन आर यदि अगर लिए और आर का वैल्यू बहुत ही छोटा है तो इससे ये पता चलता है कि इस आर को हम लोग इतना नेग्लिजिबल मान के चलेंगे कि इस आर के वैल्यू को हम लोग क्या लेके चलेंगे सुन, कि आर यहाँ पे 0 टर्म्स में है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आएगा यहाँ पे देखिए, जब तो हम इसको दिस कैन बी रिटन एज आर एन आर प्लस कैपिटल आर बिकम्स एन आर। करेक्ट है। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम आई का वैल्यू निकालें, इस इक्वेशन में पुट कीजिए इस वैल्यू को, एन आर प्लस आर के जगह पे स्मॉल एन आर, तो एन इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई क्या आया सेंस, एन स्मॉल आर, एन से एन कट कर लीजिए तो आई का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया कैपिटल ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ध्यान देना है, दो केस लेना है। एक केस ऐसा लिए जिसमें जो है इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ही बड़ा है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के कंपेयर में। दूसरा केस लेते हैं ऐसे कि दूसरे केस में देखते हैं कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अब की बार बहुत बड़ा हो गया, ग्रेटर देन स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर बहुत ही छोटा हो गया। देन द इक्वेशन बिकम्स, दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज आर ग्रेटर देन एन आर। तो एन आर प्लस कैपिटल आर बिकम्स कैपिटल आर, क्योंकि अब की बार क्या हो जाएगा इसमें एन आर आपका क्या हो जाएगा, एन आर जो है वो 0 के बराबर होगा क्योंकि वो काफ़ी छोटा है। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी छोटा है, तो 0 हो गया तो कैपिटल आर हुआ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के गया, आई इज इक्वल्स टू एन ई डिवाइडेड बाई, देखिए एन आर 0 हो गया तो क्या बचा, कैपिटल आर। तो आई का 2 वैल्यू निकल के आया यहाँ पे। अब देखिए इस पे जो मैकेनिज्म या कंपेयर करते हैं वो किस तरीके से करेंगे, आपको कब यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सेकंड वाला केस इफेक्टिव है या फर्स्ट वाला केस इफेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत सारे बुक में ये लिखा हुआ देखे भी होइएगा और वहाँ पे समझने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन अभी जो आपको बताएंगे इसके बाद आपको जो है इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ध्यान दीजिए, सुन आई में ई डिवाइडेड बाई आर है और इस फर्स्ट केस में सेकंड में एन ई बाई आर है। तो एन ई बाई आर कहने का मतलब ये हो गया कि जो एन टाइम्स ई सेल है, मतलब इसमें जो है ई सेल का वैल्यू, ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्मॉल एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ईएमएफ ई एक ही है। तो अब सिंपल सी बात है, इसमें करेंट्स का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगा केस सेकंड में, और जिस केस में करेंट्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो हमारे लिए इफेक्टिव है। अब इफेक्टिव है तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो इफेक्टिव करेंट्स जो सर्किट में फ्लो हो रहा है तो उसमें जो है इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू हम मैक्सिमम लेंगे या मिनिमम लेंगे, या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम लेंगे या मिनिमम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सुन कि ये वाला जो केस हमारा इफेक्टिव रहा, तो ये जो केस इफेक्टिव है तो वी कैन से डैट कि इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सेकंड केस इफेक्टिव है और इसमें हम बोल सकते हैं कि स्मॉल आर का वैल्यू आपको क्या करना, बहुत कम से कम लेना है जिससे करेंट्स का वैल्यू मैक्सिमम रहे। ये चीज़ समझना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दिक्कत क्या होता है फार्मूला का, सर फार्मूला में तो यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे एन ई बाई आर है, यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ही कम है तो करंट्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो माइंड में सेट कर लीजिए सेकंड केस इफेक्टिव है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू आपको नेग्लिजिबल रखना पड़ेगा तो करंट्स का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। कोई स्टूडेंट्स ये भी बोल सकता है दूसरे टर्म्स में कि सर यहाँ पे तो आर लेस है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कैपिटल आर का वैल्यू जो होगा वो हम मैक्सिमम ले लेंगे। तो बात तो एक ही है स्टूडेंट्स, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेसिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, या आप दूसरे वर्ड्स में अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, जो हमारे लिए इफेक्टिव केस है जिसमें करंट्स का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा होगा। तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल लेसन। तो इसका प्रूफ के साथ साथ में ये मैकेनिज्म जरूर लिखिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक गॉट इट वेरी वेल। मिलते हैं स्टूडेंट्स नए लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। अब देखिए छोटा छोटा लेक्चर हम नेक्स्ट पैरेलल का बना देते हैं, छोटा छोटा लेक्चर आएगा जिसको आप बहुत आसानी से इसको नोट डाउन कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नए लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।